आज अब देखते हैं यानी पॉकेट जी के समान ज्ञान के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 आवर्त सारणी एवं वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए उसी के बारे में अब पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। चलिए देखते हैं, यानी आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसी का रसायन विज्ञान का 5 नंबर चैप्टर है। ये देखते हैं प्रकृति में वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। ये तत्व पदार्थ की संरचना, गुणधर्म एवं भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। तत्वों के संयोग से यौगिकों एवं मिश्रणों का निर्माण होता है। सन 1800 तक कुल 30 तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान था, लेकिन वर्तमान में इतने तत्वों की खोज ने उनके व्यवस्थित एवं सुविधाजनक अध्ययन के लिए स्पष्ट एवं वर्गीकृत संयोजन की आवश्यकता महसूस कराई है। इसी क्रम में विलियम प्राउट 1815 का एकक सिद्धांत, डोबेराइनर 1817 का त्रिक सिद्धांत, क्रूक्स 1854 सजातीय श्रेणियाँ, लोथर मेयर 1862 में, जॉन न्यूलैंड 1864 का अष्टक का नियम एवं मेंडलीफ 1869 में कुछ निश्चित समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर तत्वों के क्रमिक एवं तार्किक तरीकों से वर्गीकरण किया। सभी तत्वों के गुणधर्मों एवं व्यवहार के समन्वित एवं सरलीकृत अध्ययन करते हुए इन्हें सारणिक रूप में व्यवस्थित किया गया, जिसके लिए निम्न प्रारंभिक प्रयास किए गए हैं। अब ये तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी एक पहला धातु अधातु वर्गीकरण, दूसरा है डोबराइनर का ट्रिक नियम, तीसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। धातु एवं धातु वर्गीकरण सर्वप्रथम बर्जिलियस द्वारा तत्वों के धातु तथा अधातु नामक दो भागों में वर्गीकृत किया गया। चमकीले, लचीले, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाले तत्वों को धातु की श्रेणी में तथा चमक रहित, आलोचनशील एवं अनम्य ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक तथा समान ताप पर ठोस अवस्था में न रहने वाले तत्वों को अधातु की श्रेणी में रखा गया। अब है धातु अधातु वर्गीकरण की सीमाएं। धातु अधातु वर्गीकरण में अधिक सक्रिय धातुओं एवं अधातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनमें धातु एवं धातु दोनों के गुण विद्यमान थे, उन्हें उपधातु कहा गया, परंतु उपयुक्त वर्गीकरण में उनको अलग स्थान नहीं दिया गया। अब डोबेराइनर के त्रिक नियम, यानी परमाणु सिद्धांत के विकास के पश्चात वर्ष 1817 में जर्मन रसायन विज्ञानी वुल्फगैंग डोबेराइनर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। डोबेराइनर ने ऐसे तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे। डोबेराइनर के अनुसार समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्व अब देखते हैं डोबेराइनर के त्रिक नियम, ठीक है। तत्व परमाणु द्रव्यमान, अब लिथियम के परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, स्ट्रांसियम का 88 होता है, बेरिलियम का 137 होता है, क्लोरीन का 35.45 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, आयोडीन का 126.9 होता है। अब है डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं जानते हैं।
डोब्राइनर के वर्गीकरण की सीमाएं। सभी तत्वों को डोब्राइनर द्वारा परिभाषित त्रिक समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसलिए डोब्राइनर के त्रिक समूह के निष्कर्षों को केवल संयोग माना गया है। पृथक पृथक गुणों वाले तत्वों को एक ही त्रिक समूह में रख दिया गया जो तर्कसंगत नहीं था। उदाहरण कार्बन 12, नाइट्रोजन 14 तथा ऑक्सीजन 16। न्यूलैंड का अष्टक नियम। 1865 ईस्वी में अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड द्वारा तत्वों के वर्गीकरण की एक नवीन संकल्पना प्रस्तुत की गई। न्यूलैंड के अनुसार यदि सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले स्थान के तत्व के गुणधर्म से समानता रखेंगे। अब इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम 7 सुरों के पश्चात दोहराव से की गई है। इसीलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया है। अब है इस प्रकार के वर्गीकरण में तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती दोहराव की प्रवृत्ति दिखाई दी है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम के बाद 8वें स्थान पर सोडियम तथा सोडियम के बाद 8वें स्थान पर पोटेशियम आता है। इसलिए इन तीनों तत्वों के गुणधर्म लगभग समान होते हैं। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम की कुछ सीमाएं हैं। इस वर्गीकरण में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। कैल्शियम के पश्चात के तत्वों में अष्टक नियम का पहला नहीं होता है। अब संक्रमण तत्वों को अष्टक नियम के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य नहीं माना गया है। अब मेंडलीव का आवर्त सारणी। विभिन्न तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर सारणीकृत करने के लिए अनेक वैज्ञानिक ने प्रयास किया, जिनमें रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने महत्वपूर्ण एवं सार्थक सफलता प्राप्त की। मेंडलीव ने वर्तमान में प्रयुक्त आवर्त सारणी के लिए एक आधारभूत आवर्त सारणी को तैयार किया। सन 1869 तक ज्ञात 63 तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर नियमबद्ध करके मेंडलीव ने वर्गीकृत किया एवं उनके परीक्षणों से एक निष्कर्ष निकाला कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों की पुनरावृत्ति या आवृत्ति होती है। इसके आधार पर मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों के 7 क्षैतिज पंक्तियों एवं 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में व्यवस्थित रूप से सारणीबद्ध किया। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग के रूप में निर्देश किया तथा समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह आवर्त वर्ग में व्यवस्थित किया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग क्षार धातुओं के साथ व 7 वर्ग हैलोजन के साथ दोनों में रखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों वर्गों के तत्वों से समानता रखता है। अब है कुछ असमान तत्वों के एक साथ रखा गया। कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया तथा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि अति क्रियाशील धातुओं को कम क्रियाशील मुद्रा धातुओं कॉपर AgAu के साथ रखा गया। अक्रिय गैसों के लिए सारणी में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मेंडलीव के समय में अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिए गए थे, यानी CO 58.94 को Ni 58.69 से पहले रखा गया। अब इस सारणी में तत्वों की एक ही संयोजकता प्रदर्शित की गई, जबकि तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब समस्थानिकों व संभारिकों की खोज से
यह स्पष्ट हो पाया कि परमाणु भार तत्वों का मूल गुण नहीं है। कारण यह है कि समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हुए भी उनके गुणों में समानता होती है। वह समभारिकों के परमाणु भार समान होने के बावजूद उनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। अब परमाणु संरचना व रेडियोधर्मिता की खोजों के बाद यह भी सत्यापित हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनके परमाणु क्रमांक Z है, न कि परमाणु भार। अब -Z है, न कि परमाणु भार। इस तथ्य का ज्ञात होने के बाद तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने का कोई औचित्य नहीं रहा। अब आधुनिक आवर्त सारणी। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने सन 1913 में एक्स किरण स्पेक्ट्रमों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार की तुलना में उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। अब इस आधार पर मोजेल ने मेंडलीव के नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में अत्यंत व्यापक, सरलीकृत एवं तार्किक है। अब इसमें 118 तत्वों का वर्गीकरण है, इसलिए इसे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इस दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी के विकास में रैंग 1893, वर्नर 1905 तथा बरी 1921 ने प्रमुख अनुसंधान किए। ये सारणी बोहर के परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के सिद्धांत 1913 से 1921 के बाद उसके आधार पर बनाई गई, अतः इसे बोर आवर्त सारणी भी कहते हैं। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी के निर्माण का आधार तत्वों के गुणों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच घनिष्ठ संबंध है। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्रायोजनित करने पर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तित पाई जाती है। इसलिए वर्गीकरण में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो पीरियोडिक टेबल है, अब देख लीजिएगा। अब है दीर्घकालिक आवर्त सारणी के लक्षण। दीर्घकालिक आवर्त सारणी के लक्षण। इस आवर्ती सारणी में भी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज खाने हैं जिनमें क्रमशः वर्ग एवं आवर्त कहते हैं। इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक, जो कि परमाणुओं का एक मौलिक गुण है, जिसके आधार पर तत्वों में आवर्तिता दर्शाई गई है। शेष 7 वर्ग ए और बी उपवर्गों में विभाजित है। वर्ग 8 को 3 ऊर्ध्वाधर खानों में उप विभाजित किया गया है। इस प्रकार आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी से इस आवर्त सारणी में उपवर्गों का क्रम भिन्न है। प्रवर्धित आवर्त सारणी में उपवर्गों का क्रम 1A, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, 5B, 6B, 7B, 8, 1B, सेकेंड बी, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A तथा 0 होता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन के उपवर्ग 1IA ने फर्स्ट ए तथा 7A दोनों वर्गों में सिरों पर रखा गया है। इसमें दोनों वर्गों से हाइड्रोजन के संबंध प्रदर्शित होते हैं। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस को आवर्त सारणी के दाईं ओर अंत में 0 वर्ग में रखा गया है। यह फर्स्ट ए उपवर्ग की क्षार धातु अत्यधिक विद्युत धनात्मक और 8A उपवर्ग के हाइड्रोजन तत्व अत्यंत विद्युत ऋणात्मक के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है। इस आवर्त सारणी में भी 1 से लेकर 7 आवर्त हैं।
पहले आवर्त में 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व, दूसरे में लिथियम से नियॉन होता है, तीसरे में सोडियम से आर्गन है। इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। चौथा आवर्त पोटेशियम से आरंभ होकर क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। अब इस शून्य वर्ग में अक्रिय तत्व क्रिप्टॉन चौथे आवर्त का 18वां तत्व है, जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व ब्रोमीन और अगले आवर्त के प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व रुबिडियम को अलग करता है। पांचवा आवर्त रुबिडियम से आरंभ होता है और जिनॉन पर समाप्त होता है, जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व आयोडीन फर्स्ट तथा अगले आवर्त के प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम को अलग करता है। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। इनमें से 8 सामान्य, 10 संक्रमण तथा 14 दुर्लभ मृदु तत्व होते हैं। दुर्लभ मृदु तत्व लैंथेनाइड आपस में इतनी समानता रखते हैं कि इन्हें आवर्त सारणी में 3rd B उपवर्ग में एक साथ रखा गया है। इसी सूची सारणी में नीचे अलग से प्रदान की जाती है। चौथा, पांचवा तथा छठा आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। प्रत्येक आवर्त को एक ही पंक्ति में फैला दिया गया है और प्रत्येक लघु आवर्त में दूसरे व तीसरे तत्वों के बीच 10 खाली स्थान छोड़ दिया गया है। अब है इस प्रकार की व्यवस्था से प्रत्येक दीर्घ आवर्त के 10 संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में उपयुक्त स्थान मिल जाता है। अब 7वें आवर्त में 26 तत्व पाए जाते हैं। यह आवर्त अभी भी अपूर्ण है। इसके अंतिम 20 तत्व संश्लेषित हैं। तत्व संश्लेषित है। परमाणु क्रमांक 90 से 103 वाले तत्वों को एक्टिनाइड ट्रांसयूरेनिक एलिसेंट्स कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों की भांति इन्हें 3rd B उपवर्ग में एक स्थान दिया गया है। इनकी सूची भी आवर्त सारणी में नीचे अलग से दी जाती है। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। अब सभी ए उपवर्गों के तत्व समान तत्व कहलाते हैं। तृतीय आवर्त के सभी तत्वों को निरूपक या प्रारूपी तत्व भी कहा जाता है। वर्ग 3 से 12 तथा सभी बी उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के बाईं ओर धात्विक तत्व तथा दाईं ओर अधात्विक तत्व रखे जाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर SPDF 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। इन चारों खंडों के नाम इलेक्ट्रॉनिक उप कक्षकों के नाम पर रखे गए हैं। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। IUPAC परमाणु क्रमांक 118 तत्वों के बारे में लिए गए नवीनतम निर्णय के अनुसार इनके नाम तथा प्रतीक निम्न प्रकार हैं। अब देखते हैं IUPAC की नेम। अब देखते हैं परमाणु क्रमांक तत्वों का आधिकारिक नाम, संकेत तत्वों का विविधता प्राप्त नाम, संकेत IUPAC नेम यानी 101 यानी मैंडलमेरियम, ठीक है, यूनिल्यूमिनियम जो कि UNU होता है, नोबेलियम जो कि NO से होता है जो कि यूनिवोलेबियम होता है UNB होता है, लारेंसियम LR होता है जो कि यूनिलेटियम जो कि UNT होता है, रदरफोर्डियम
RF होता है यूनिलिक्विडियम होता है जो कि UnQ होता है। डोबनियम को DB जो का होता है जो कि यूनिप्लेटिनम UnP लिखा जाता है। सिबोर्जियम जो कि SG लिखा जाता है। एक हुआ जो कि इसको लिखा जाता है यूनिल सेप्टिम UNS लिखा जाता है या UNH लिखा जाता है। यूनि हेलेक्सियम लिखा जाता है। अब है बोहरियम 107 बोहरियम BH जो होता है आईपीएक नेम, लेकिन इसका क्या लिखा जाता है यूनिसेप्टिकम लिखा जाता है UNS लिखा जाता है। हैसियम जो होता है HS यूनिलोक्टम यानी UNO लिखा जाता है। अब हैसियम जो था HS होता है, लेकिन यूनिलोक्टियम यानी UNO लिखा जाता है। अब है मिटनेरियम जो कि MT होता है। यूनिलेनियम होता है जो कि UNE लिखा जाता है। डोमर्स स्टेडियम होता है DS यूपेक नेम होता है, लेकिन यह यूनिलेमियम लिखा जाता है UWN लिखा जाता है। रेंटजेनियम RG होता है। यूनिनियम होता है जो कि UNN लिखा जाता है। अब है कॉपरनीशियम CN जो होता है IPX, लेकिन ब्यूनियम लिखा जाता है UUB लिखा जाता है। अब है निहोनियम जो कि NH होता है, लेकिन इसको लिखा जाता है UUT लिखा जाता है। फ्लोरोबियम जो कि FL होता है जो कि UUNQ लिखा जाता है। अब है मोस्कोबियम जो कि MC होना चाहिए, लेकिन इसको लिखा जाता है UUP लिखा जाता है। लिबरमोरियम जो कि LB लिखा जाता है और UUH लिखा जाता है। अब है टेनिसिन जो है TS जो कि UUS लिखा जाता है। अब है आग्नेसन जो होता है OG जो कि UUO लिखा जाता है। अब है चलिए आगे देखते हैं। IUPAC के नवीनतम सुझाव के अनुसार दीर्घाकार आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर वर्गों फर्स्ट A, सेकेंड A, थर्ड B, फोर्थ B, 5B, 6B, 7B, 8, 1B, सेकेंड B, थर्ड A, फोर्थ 5A, 6A, 7A और शून्य को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से प्रदर्शित किया जाता है। आधुनिक पद्धति के अनुसार वर्ग 8 को 8, 9 और 10 वर्गों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब है आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लंबित एंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा। अब है विद्युत ऋणात्मक विद्युत त्रिज्या। अब है धात्विक ऊर्जा होता है। अब है इलेक्ट्रॉनिक लंबित एंथैल्पी होता है आयनन ऊर्जा ऊपर में जाता है। ये ऊपर में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बंधुता के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी किसी उदासीन परमाणु को ऋणात्मक आयनन में परिवर्तित करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अथवा इलेक्ट्रॉन लंबित एंथैल्पी कहलाती है। सामान्यतः अधात्विक तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धात्विक तत्वों से अधिक होती है। अब है आयनन विभव, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्षारीय तत्वों का आयनन विभव सबसे कम तथा आदर्श गैसों का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। सीजियम एक क्षारीय धातु है जिसका आयनन विभव 375.7 किलो जूल पर मोल न्यूनतम है तथा हीलियम एक आदर्श गैस है जिसका आयनन विभव 2372.1 किलो जूल पर मोल सर्वाधिक है। अब विद्युत ऋणात्मकता यानी साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को साझा किए गए विद्युत ऋणात्मकता यानी साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं।
चलिए अब देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में विद्युत वृद्धि होती है तथा वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती है। उदाहरण है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक 4 तथा फ्रांसियम Fr की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम यानी 0.79 होती है। अब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं उनके वितरण एक समान होते हैं, उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। अब किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में भरे जाते हैं, इस आधार पर सभी तत्वों को 4 ब्लॉक्स यानी SPDF में बांटा गया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अब ब्लॉक के तत्व यानी S ब्लॉक के अंतर्गत वे तत्व सम्मिलित किए गए हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन S कक्षक में प्रवेश करते हैं। अब है इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के सभी तत्व तथा हीलियम को सम्मिलित किया गया है। S ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, ये चमकीले श्वेत तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती है। ये सरलता से अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के सबसे क्रियाशील तत्वों में सम्मिलित किया जाता है। वर्ग फर्स्ट के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय धातुएं कहते हैं, जो जल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त कर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। वर्ग 2 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं और भूप्रपटी में विद्यमान होते हैं। अब पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। अब इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के सभी तत्वों हीलियम को छोड़कर उनको शामिल किया गया है। अब पी ब्लॉक के वर्ग के बारे में जानते हैं। ग्रुप 1 पी ब्लॉक यानी वर्ग 13 यानी बोरॉन समूह, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम आदि। वर्ग 14 कार्बन समूह, कार्बन सिलिकॉन टीन आदि। वर्ग 15 अब आते हैं नाइट्रोजन समूह यानी नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी आदि होते हैं। और वर्ग 16 में चालकोजेन समूह होता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम आदि होते हैं। वर्ग 17 में हैलोजन समूह, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आदि वर्ग होते हैं। अब देखते हैं वर्ग 18 आदर्श गैस यानी अक्रिय गैस समूह के होते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन आदि होते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल है। अब है इस वर्ग की धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक को निर्मित करती है। गैलियम धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। टिन एक लोचशील एवं अत्यंत उपयोगी धातु है जो अनेक मिश्र धातुओं का मुख्य घटक है। पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व अधातु हैं जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। अब इनका क्वथनांक निम्न होता है तथा ये सरलता से इलेक्ट्रॉन्स नहीं त्यागते हैं। अब इस वर्ग में सम्मिलित ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अब डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के अंतर्गत सम्मिलित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं। अब इसके अंतर्गत वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के सभी तत्वों को शामिल किया गया है। डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इसमें सम्मिलित तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, परंतु पारा, जस्ता, तांबा, स्कैंडियम संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं जो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील एवं पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम क्रियाशील है।
अब ये तत्व उच्च तन्यता शक्ति, आघात वर्धनीयता, लोचशीलता, उष्मा एवं विद्युत की सुचालकता आदि गुण दर्शाती है। पारा मरकरी Hg एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। डी ब्लॉक के तत्वों के आयन प्रायः रंगीन होते हैं तथा ये आयन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आयन अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब यह ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में सबसे नीचे स्थित दो क्षैतिज पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को यह ब्लॉक तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन उनके यह ब्लॉक कक्षा में पाए जाते हैं। यह ब्लॉक के तत्व वास्तविक रूप में एस ब्लॉक एवं डी ब्लॉक के मध्य आवर्त 6 और 7 तथा वर्ग 3 में स्थित है, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यह ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व अधिक जटिल होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रेडियो सक्रियता होती है। इस श्रेणी में यूरेनियम 92 के बाद सभी तत्व वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में संशोधित किए गए हैं, इसलिए इन तत्वों को पारा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। चलिए अब देखेंगे अगला वीडियो में कार्बनिक रसायन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।